हेलो स्टूडेंट्स। बहुत अच्छे होंगे आप लोग, बहुत मस्त होंगे। मेरे वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। क्षमा चाहूँगा, मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था। ऑफिशियली बहुत इंगेज रहता हूँ। विद्यालय भी है मेरा, गवर्नमेंट स्कूल है, उस स्कूल में भी करना होता है, क्लास करनी होती है। चूँकि बच्चे के बीच रहना मैं पसंद करता हूँ। ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए मैंने एक बार फिर से रिव्यू करना चाहा। मैं वर्ब से ही वीडियो को छोड़ा था और मैं फिर वहीं से कनेक्ट होना चाहता हूँ, ताकि सारी बातें जो है वो मेमोराइज हो जाए। और हम वर्ब्स के, बहुत अच्छा टॉपिक है। वर्ब्स जो है बिल्कुल बैकबोन ऑफ इंग्लिश होता है, बहुत जान होता है वर्ब अंग्रेजी का। तो हम लोग वर्ब्स में रहते हैं। हमने उस दिन पिछले वीडियो में भी बात किया था कि टू टाइप्स ऑफ वर्ब होता है, एक हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मेन वर्ब। तो हम प्रथम दृष्टया हमने हेल्पिंग वर्ब को ही तोड़ा मरोड़ा है। हमने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब की यदि बात करें तो टू टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब होता है। एक होता है प्राइमरी वर्ब और दूसरा होता है मॉडल्स वर्ब। तो जो प्राइमरी सेक्शन के वर्ब हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक वर्ब टू बी, वर्ब टू डू एंड वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव एंड वर्ब टू डू। तो अब वर्ब टू बी में कौन कौन सा वर्ब आता है? यदि प्रेजेंट फॉर्म की बात करें तो इज, एम, आर। पास्ट में करें तो वही वाज, वर, बीइंग और बीइंग है, बीन और बीइंग है। यानी वर्ब टू बी में इज, एम, आर है, वाज, वर है, बीइंग और बीइंग है। और वर्ब टू हैव में हैज, हैव, हैड और हैविंग है। अब वर्ब टू डू की बात करें तो डू, डज और डी है। उसके बाद ये सारी प्राइमरी वर्ब में आता था। आप देख रहे हो कि इज, एम, आर, अगर कोई आपको पूछे कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डी, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं और मेन वर्ब्स भी होते हैं ये। बट अभी मैं हेल्पिंग, जनजाति हेल्पिंग वर्ब ही है, इसलिए मैं हेल्पिंग वर्ब्स की बात कर रहा हूँ। कि हेल्पिंग वर्ब में भी ये प्राइमरी सेक्शन का वर्ब है, प्राइमरी वर्ब है। और प्राइमरी वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, हैविंग, डू, डज और डीड आता है। और उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब भी है, ये जो देख रहे हैं आप मॉडल्स, आप लिखे देखिए, यहाँ पर लिखा है कि मॉडल सॉ या मॉडल सॉज द मूड ऑफ सब्जेक्ट। मॉडल जो है आपके मूड पे डिपेंड होता है। आप मॉडल के बारे में मैंने वीडियो दे रखा है। केवल मॉडल पे बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट मैंने दिया है कि मॉडल किसके साथ यूज होता है, मॉडल किस परिस्थिति में यूज होता है। मैंने कहा था कि मॉडल किसी भी सब्जेक्ट के साथ लगता है। और मैंने यह भी कहा था कि मॉडल के साथ मेन वर्ब का आना बिल्कुल तय है। विदाउट मेन वर्ब यू कांट यूज एनी मॉडल्स इन एनी सेंटेंस। तो चलिए देखते हैं। मैंने पहले क्या लिया, ये सारे मॉडल्स हैं। मॉडल्स ऑफ द मूड ऑफ सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर देखते हैं कि कैन, कुड, में, माइट भी होता है, शुड, वुड भी होता है, मस्ट है, हैज टू, हैव टू इसको पढ़ेंगे, हैड टू है, यूज्ड टू है, नीड टू है, डेयर टू। दीज आर मॉडल्स। याद रखिएगा कि ये सारे दुनिया के जितने मॉडल्स हैं वो सब हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन सारे हेल्पिंग वर्ब मॉडल नहीं बन सकता। बट जितने मॉडल हैं सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब हैं, क्योंकि इनके साथ मेन वर्ब जरूर आएगा। और हेल्पिंग वर्ब का डिफाइन यही है, वैसा वर्ब जो मुख्य क्रिया के साथ आए, सपोर्टिंग वर्ब होता है वो। तो ये सारे मॉडल्स हैं। अब मॉडल्स के बारे में देखिए, कैन सकता है, कुड सकता था, या सका, में सकता है, शुड में चाहिए, मस्ट ही चाहिए, हैज एंड हैड टू पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, हैज टू पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, यूज टू करता है, करता था, करती थी, नीड टू जरूरत है, डेयर टू हिम्मत है। तो जैसे देखिए हमने एक रूल भी बना रखा है कैन पर कि आप सब्जेक्ट ले लीजिए, कैन ले लीजिए, V1 ले लीजिए, ऑब्जेक्ट ले लीजिए, काम हो जाएगा। जैसे सब्जेक्ट में कोई ले सकते हैं आप, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नाम, किसी का भी नाम, डबल नाम भी ले सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, क्योंकि सकता है, सकती है, सकते हैं, ये सेंस देता है। आप बाजार जा सकते हैं, यू कैन गो टू मार्केट। आप अंग्रेजी सीख सकते हैं, यू कैन लर्न इंग्लिश, बहुत बेहतर है। आप सकता था, सकती थी, मैं परीक्षा पास कर सकता था, आई कुड पास द एग्जाम, वह परीक्षा पास कर सका, सकता था या सका, सके, वह परीक्षा पास कर सकता था, ही कुड पास द एग्जाम। बहुत सिंपल ट्रिक है। मे मतलब भी सकता है, सकती है, बस पॉसिबिलिटी। हमने कैन और मे पर बहुत बेहतर मॉडल के रूप में वीडियो, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने चर्चा कर दी है, बस थोड़ा थोड़ा कर दे रहा हूँ। शुड मैंने चाहिए, जैसे कि मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए, आई शुड स्पीक इंग्लिश। आपको क्रिकेट खेलना चाहिए, यू शुड प्ले क्रिकेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मस्ट ही चाहिए, आपको अंग्रेजी सीखना ही चाहिए, यू मस्ट लर्न इंग्लिश। आपको बड़ों का सम्मान करना ही चाहिए, यू मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर्स, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हैज टू, हैव टू, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, अब मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। आपको पता है किसके साथ है जाएगा, किसके साथ है जाएगा। उन लोगों को यहाँ आना पड़ता है, तो दे हैव टू
कम हियर, बहुत आसान है, पढ़ा पढ़ी पढ़े। मुझे भागलपुर जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू भागलपुर, मुझे राम से मिलना पड़ा, आई हैड टू मीट राम, बहुत आसान है, आई हैड टू मीट राम। बस केवल आप रूल को फॉलो करें, सब कुछ हो जाएगा। नीड टू जरूरत है, आपको अंग्रेजी बोलने की जरूरत है, यू नीड टू स्पीक इंग्लिश, आपको क्रिकेट खेलने की आवश्यकता है, ये जरूरत है, यू नीड टू प्ले क्रिकेट, कहीं दिक्कत नहीं है। हिम्मत है, उसे अंग्रेजी बोलने की हिम्मत है, तो ही डेयर टू स्पीक इंग्लिश, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स वेरी इजी यार, ये मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए इसको मैं भी मिटाऊंगा। और आगे अभी तक मैंने केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब की चर्चा की है, मैंने मेन वर्ब को अभी तक छुआ भी नहीं है, और आज के टॉपिक में मैं केवल और केवल मेन वर्ब्स के बारे में बात करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपने ये सब चीज ऑलरेडी सीख लिया है। एक बार इसको पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लें, और मैं इसको क्योंकि अभी मिटा दूंगा, और फिर आप देखेंगे क्या कि मेन वर्ब्स के बारे में जानेंगे। आज थोड़ा सा ही वीडियो मेन वर्ब्स के बारे में बताएंगे, और फिर तुरंत ही वीडियो डालूंगा, आप घबराएंगे नहीं। चलिए देखते हैं, हम इसको मिटाते हैं। चलिए, तो हमने इसको मिटा दिया है अच्छी तरह से, और अब बात करते हैं आगे का। हमने कहा था कि एक हेल्पिंग वर्ब होता है, इसको बेकार में नहीं मिटाया था। हेल्पिंग वर्ब्स भी होता है, और एक होता है मेन वर्ब्स। तो हम अभी मेन वर्ब्स के बारे में बात करेंगे। यदि मेन वर्ब्स, इसके बारे में हमने पहले ऑलरेडी ये बातें हो चुकी है। मेन वर्ब्स के अगर बारे में बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि हेल्पिंग वर्ब के दो भेद थे, उसी तरह से मेन वर्ब के भी टू टाइप्स है। अगर मेन वर्ब हम डिवीजन करें तो इसको प्रथम दृष्टया दो तरह से डिवीजन करते हैं, एक होता है ट्रांजिटिव और दूसरा इंट्रांजिटिव। आपने ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के बारे में पढ़ा होगा, नहीं तो आप थोड़ा सा, जिसको शॉर्ट में टीवी कहते हैं और आईटीवी। ट्रांजिटिव वर्ब हुआ होता है जिसका संबंध सब्जेक्ट के साथ साथ किसी ऑब्जेक्ट से भी होता है। जैसे कि आप कह सकते हो कि आई ईट एन एप्पल, तो आई ईट एन एप्पल, इस ईट जो वर्ब है यहाँ पर, आई से भी इसका संबंध है, आई सब्जेक्ट से, और एन एप्पल जो ऑब्जेक्ट है उससे भी संबंध है। यानी जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रखा जाता है, ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, उसी वर्ब को हम कहते हैं ट्रांजिटिव, और जिस वर्ब के बाद नहीं है ऑब्जेक्ट, दैट इज इंट्रांजिटिव। तो हम अभी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के पार्ट को कंटिन्यू उसी में जोड़ते हुए मेन वर्ब्स की फिर हमने यहाँ पर दो भेद लिया है, और जिसको हम एक को कहेंगे फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब्स, और एक होता है नॉन फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। बहुत बेहतरीन चीज है। अब मैं बता दूं आपको कि विदाउट नोइंग फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट यू कैन नेवर स्पीक इंग्लिश, you can never write English, you can nothing to do, you can nothing do without knowing finite and non-finite. If you want to speak English, if you want to write in English, if you want to do everything in English, so first of all you have to learn finite and non-finite, because finite and non-finite verbs are main important parts of speaking English, of writing English, that's all. तो चलिए हम लोग चर्चा करेंगे अब फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब के बारे में आप जान लीजिए कि फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होता है, आप लिख लीजिए जिनको लिखना है, कि फाइनाइट वर्ब वैसी वर्ब होता है, वैसी क्रिया होता है जो सब्जेक्ट, उसके नंबर, उसके पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग अपने रूप को चेंज कर लेता है। माने फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होता है जो सब्जेक्ट से प्रभावित होता है, जो टेंस से प्रभावित होता है, और सब्जेक्ट्स के नंबर और पर्सन से प्रभावित होता है, उसको हम लोग कहेंगे फाइनाइट वर्ब। यानी वह वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने रूप को चेंज करते रहता है, दैट इज कॉल्ड द फाइनाइट वर्ब। जैसे हम कहेंगे क्या कि आई प्ले फुटबॉल, आप गौर से देखेंगे इसको, आई प्ले फुटबॉल। अगर मैं यहाँ पर कर दूं कि ही, तो आपको पता है कि यहाँ पर प्ले नहीं प्लेज होगा, बाकी फुटबॉल तो ठीक है, ऑब्जेक्ट है ये। अब देखिए जैसे हम कहेंगे कि दे आर बॉयज, या हम कह दें यहाँ पर कि ही, तो यहाँ पर करना होगा इज अ बॉय। देखिए यहाँ पर अब इस तरह से बातें हो गई, यानी कि देख रहे हैं कि जब सब्जेक्ट आई था तो ये V1 था, यानी कि, और जैसे सब्जेक्ट मेरा थर्ड पर्सन हुआ उसमें भी नंबर सिंगुलर हुआ तो यह V5 बन गया। देखिए
यानी कि उसके बाद जब सब्जेक्ट मेरा दे था तो यहाँ पर यानी सब्जेक्ट प्लुरल था तो वर्ब भी प्लुरल था, यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेरा वर्ब भी सिंगुलर है। इस तो मतलब ये जो वर्ब आप देख रहे हैं, ये सारे जो वर्ब्स हैं, यह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है ये वर्ब। तो जो चेंज होने वाली वर्ब्स होती है उसी को हम लोग कहते हैं फाइनाइट वर्ब, FV। ये सारी याद रख सकते हैं आपकी वैसी क्रिया जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलता है, वह क्रिया होती है फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वह क्रिया होती है जिस पर सब्जेक्ट का, नंबर का, उसके पर्सन का, उसके टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए कितनी सुंदर कंसेप्ट है क्या कि फाइनाइट वर्ब पर सब्जेक्ट का, उसके नंबर का, उसके पर्सन का प्रभाव पड़ता है, जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब पर सब्जेक्ट का, उसके नंबर का, उसके पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई सा सब्जेक्ट रहे, कोई सा नंबर रहे, कोई सा पर्सन रहे, दैट डज नॉट मैटर। यहाँ पर मैटर अब क्या है कि वह हमेशा एक ही स्थिति में रहता है, नॉन फाइनाइट वर्ब, यानी कि ये किसी भी सब्जेक्ट और पर्सन नंबर के अकॉर्डिंग नहीं चेंज होता है। जैसे मैं यहाँ पर अगर लिख दूं कि आई वांट टू प्ले, आप जरा गौर से देखिएगा। दूसरा लिख रहा हूं कि राम, तो यहां पर अब वांट नहीं, आप वांट्स करेंगे। राम चाहता है, यहाँ पर मैं चाहता हूं, या राम चाहता है, यहाँ पे सब्जेक्ट बदल चुका है मेरा, राम वांट्स टू प्ले। आप जरा गौर से देखिए आप इन दोनों सेंटेंस को। यहां पर देखिए कि जब सब्जेक्ट आई था तो वांट था, और जैसे मेरा सब्जेक्ट बदला, यहाँ पर ये मेरा फर्स्ट पर्सन था, ये थर्ड पर्सन है, जैसे पर्सन चेंज हुआ सब्जेक्ट का तो मेरा वर्ब भी बदल चुका है। यहाँ पर हमने V1 लिया था सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पर हम V5 ले रहे हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये दोनों वर्ब तो चेंज हुआ। तो जो वर्ब चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो उसको हम लोग कहते हैं फाइनाइट वर्ब। मैंने अभी तुरंत चर्चा किया था इस यहाँ पर ये फाइनाइट वर्ब का। और हमने कहा कि वह क्रिया, आप देखिए गौर से दोनों सेंटेंस में टू प्ले दिख रहा है, यानी टू प्ले सब्जेक्ट का, उसके पर्सन का, उसके नंबर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आई भी था तो टू प्ले था, राम भी है तो टू प्ले है। आप कोई सा सब्जेक्ट ले लेंगे, कोई ऐसा पर्सन हो जाएगा, बट जो नॉन फाइनाइट वर्ब है उस पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि नॉन फाइनाइट पर सब्जेक्ट और उसके पर्सन का, उसके नंबर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बहुत सुंदर। और अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी प्रकरण को। आप देखिए थोड़ा सा याद देखेंगे कि जो फाइनाइट वर्ब है उसके कोई काइंड्स नहीं होते, उसके कोई भेद नहीं। बस फाइनाइट वर्ब को आप बेसिकली समझ गए कि किसी भी जो सिंपल सेंटेंस बनता है उसमें फाइनाइट वर्ब आता ही आता है, यानी फाइनाइट वर्ब का ये रोल है। लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, बाप रे, देयर आर सो मेनी रोल्स इन इंग्लिश। बहुत सारे इसके अदा हैं, बहुत सारे इसके किरदार हैं। मैंने नॉन फाइनाइट जो है रोल्स दैट नॉन फाइनाइट जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार के रोल्स को करते हैं। तो मैंने नॉन फाइनाइट रोल्स द होल फॉर्म ऑफ वर्ब्स देखते हैं। हम थोड़ा सा क्या करते हैं कि आप नॉन फाइनाइट को ही हम लोग बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। नॉन फाइनाइट आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। आप देखिए थोड़ा सा नॉन फाइनाइट के बारे में पढ़ते हैं। अब जो नॉन फाइनाइट आप देख रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा बीच पर ले आता हूं। नॉन फाइनाइट को नॉन फाइनाइट बोलिए, नॉन फाइनाइट वर्ब्स है ये। तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं इसको आप याद रखिए कि नॉन फाइनाइट जो वर्ब्स हैं यह भी 3 प्रकार के होते हैं। बहुत बेहतरीन है। हम कह रहे हैं कि नॉन फाइनाइट को जाने बगैर आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा। यदि आप नॉन फाइनाइट नहीं जानते हैं तो आप अंग्रेजी कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि अंग्रेजी के हर दौर में, अंग्रेजी के हर हिस्से में नॉन फाइनाइट का दबदबा है। तो चलिए देखते हैं। नॉन फाइनाइट 3 प्रकार के होते हैं और वो है पहला इंफिनिटिव। इंफिनिटिव। और दूसरा जो इनका पार्ट होता है वो है जेरंड, ZERUND, ये है जेरंड। और जो इसका थर्ड पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं पार्टिसिपल, PARTICIPLE, ये है। तो जो इंफिनिटिव होता है वह उसमें होता है, और उसकी जो पहचान है इंफिनिटिव का वो ये है कि 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म 2 प्लस V1, यानी कि आप कह सकते हैं कि टू ईट, 2 प्लस V1। आप कह सकते हैं टू रीड, 2 प्लस V1। आप कह सकते हैं टू राइट, 2 प्लस V1। आप कह सकते हैं टू प्ले,
ये जो टू ईट टू रीड टू राइट टू प्ले दीज आर इंफिनिटिव्स, और सब ना का सेंस देता है, ना ने नी, पखाना। जिस अगर कोई पूछ दे आपको कि बताओ पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है, तो आप कभी नहीं कहेंगे कि रीड होता है, क्योंकि रीड मैंने पढ़ना नहीं, रीड मैंने पढ़ो, रीड मैंने पढ़िए, ये होता है। अगर कोई पूछ दे बताओ आना का अंग्रेजी, या कहे कि कम मैंने क्या होता है, तो आप तुरंत कह देते हैं कि आना। कैम मैंने आना नहीं होता है जब तक उसके पहले टू ना लग जाए, टू कम मैंने आना, ऐसा कहिए। टू रीड मैंने पढ़ना, टू राइट मैंने लिखना, टू प्ले मीन्स खेलना। अगर केवल प्ले है तो खेलिए या खेलो, वही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ये सब ना का ही सेंस देगा, पढ़ना, लिखना, खेलना, इस तरह से। और जो जीरंड होता है, जो जीरंड होता है वो होता है वर्ब, यानी कि वर्ब वन कहिए, वर्ब वन प्लस ING, ये फॉर्म होता है। जैसे आप यहाँ पर ईट है तो आप कहिए ईटिंग, अगर रीड है तो आप कहेंगे रीडिंग, अगर राइट है तो राइटिंग है आपके हिसाब से, और प्ले है तो प्लेइंग करेंगे आप। तो दीज आर जीरंड्स, यानी V1 प्लस ING, वर्ब का जो चौथा फॉर्म होता है, दीज आर कॉल्ड जीरंड। जीरंड, इसका भी वही सेंस होता है। आप देखिए कितना सुंदर बात है कि जो टू ईट का मतलब होता है एकदम सेम 100% वही मीनिंग होता है ईटिंग का भी। और टू ईट मैंने खाना, टू ईट मीन्स खाना, तो ईटिंग मैंने भी खाना। अगर कोई आपको पूछ दे कि रीड मैंने, तो पढ़ना नहीं कहेंगे, या तो टू रीड मैंने पढ़ना कहेंगे, या रीडिंग मैंने पढ़ना कहेंगे, यह सेंस है। अगर रीडिंग कहे तो जीरेंट कहे, और अगर टू रीड कहे तो इंफिनिटिव्स कहे। यहाँ पर रीडिंग मैंने पढ़ना, ईटिंग मैंने खाना, राइटिंग मैंने लिखना, यहाँ टू राइट मैंने लिखना था। यहाँ पर प्लेइंग मैंने खेलना, यहाँ टू प्ले मीन्स खेलना था। दोनों सेम चीज एक्सप्रेस करता है। एग्जांपल से पता चल जाएगा। और थोड़ा सा एग्जांपल करके भी देख लेते हैं कि सर यदि दोनों के दोनों बराबर हैं, हाँ यस दोनों के दोनों बराबर हैं, बट हर सेंटेंस में नहीं, लेकिन मैक्सिमम 90% जो सेंटेंस यूज होता है दोनों में, दोनों नाउन का रोल करता है। जैसे देखिए कैसे, जैसे हम कहेंगे क्या कि टू स्विम इज गुड, तैरना अच्छा है। तो यहाँ पर अगर कोई बच्चा टू स्विम तैर ना ले रहा है, अच्छा है, तो ये सही है। लेकिन अगर कोई बच्चा कर दिया कि स्विमिंग इज गुड, तो यह भी ट्रू है। दोनों के दोनों सही हैं, और हिंदी वही से एक्सप्रेस करेगा कि तैरना अच्छा है। तो एक टू स्विम इज गुड कर रहा है, एक स्विमिंग इज गुड कर रहा है, बट हिंदी सेंस दोनों का वही आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस एक इंफिनिटिव से लिया है और एक जेरंड लिया है, सेंस वही जाएगा। आप ये देखिए, ये नाउन या सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। आप इस बात को लिख सकते हैं कि इंफिनिटिव और जेरंड नाउन या सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, यानी फर्स्ट ऑफ सेंटेंस से यहीं पर लगता ही है। और यह ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है। जैसे आप कह सकते हैं कि चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग। थोड़ा सा देखिए इसको, चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग, यहाँ पर चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, और प्लेइंग ऑब्जेक्ट है, जबकि ये जेरंड है ना। बच्चे खेलना पसंद करते हैं, बच्चे पसंद करते हैं क्या, खेलना। आप अगर यहाँ पर देखिए जेरंड है, आप यहाँ पर भी इंफिनिटिव ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं कि चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, चिल्ड्रन लाइक टू प्ले ले सकते हैं। यानी आप लिख लीजिए एक पॉइंट कि इंफिनिटिव और जेरंड का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट एंड नाउन लगता है, नाउन और सब्जेक्ट के रूप में होता है, और ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। मतलब इंफिनिटिव और जेरंड का प्रयोग हम मतलब वी कैन यूज द यूज ऑफ इंफिनिटिव एंड जेरंड एज नाउन, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के रूप में नाउन का इंफिनिटिव का प्रयोग हो सकता है, जेरंड का भी। ऑब्जेक्ट के रूप में भी जेरंड का प्रयोग हो सकता है, और इंफिनिटिव का भी। सब्जेक्ट के रूप में भी इंफिनिटिव हो सकता है, और जेरंड भी। और दोनों का पहचान देख रहे हो, एक में टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एक में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। दैट्स वेरी इजी यार, बहुत सिंपल। और लेकिन अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें भैया, तो ये तीन तरह का होता है। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और दूसरा होता है भैया पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल।
परफेक्ट पार्टिसिपल। और देखिए कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसकी पहचान भी वर्ब 1 प्लस ing होता है, और जो पास्ट पार्टिसिपल है इसका पहचान डायरेक्ट केवल वर्ब 3 होता है, और जो परफेक्ट पार्टिसिपल है उसका प्रयोग हैविंग लेता है और तब वर्ब 3 करता है। बहुत इजी यूज है, बहुत सिंपल है। अगर हम कहें कि नॉन फाइनाइट 3 तरह के, इन्फिनिटिव, जेरंड प्लस पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव का यह पहचान है, जेरंड का यह पहचान है। इन्फिनिटिव और जेरंड सब्जेक्ट नाउन और ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि यूज ऑफ इन्फिनिटिव प्लस जेरंड, ये होता है नाउन के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। और पार्टिसिपल फिर 3 तरह के, यानी कि हम कहें नॉन फाइनाइट 3 तरह के, इन्फिनिटिव, जेरंड, पार्टिसिपल। अब फिर पार्टिसिपल भी यहाँ पर 3 तरह के हो रहे हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। और एक चीज में बहुत सिमिलरिटी है कि जिस तरह से जेरंड में वर्ब 1 प्लस ing होता है, उसी तरह प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी वर्ब 1 प्लस ing होता है। और यहाँ पर बच्चा बहुत कंफ्यूज करता है क्या कि हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। हाउ विल आई आइडेंटिफाई बिटवीन जेरंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल, बिकॉज द सिम्पटम एंड द स्ट्रक्चर ऑफ बोथ आर सेम। तो हम बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाएंगे कि हम इसको कैसे क्लेरिफाई करेंगे और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आप घबराइए नहीं, हम नॉन फाइनाइट से ही, नॉन फाइनाइट मींस दोनों के कंसेप्ट को कम, अब ज़्यादा से ज़्यादा इस पे चर्चा करेंगे। और ये जो पूरा का पूरा पार्टिसिपल है मैं इसको खत्म करूँगा। आज के वीडियो में इतना ही। हो सकता है कि मैं 1 घंटे बाद एक छोटे बच्चे के साथ, जो इसके पिछले वीडियो में मैंने एक छोटे बच्चे के साथ वीडियो बनाया था, उससे भी छोटे बच्चे के साथ एक वीडियो बनाऊंगा। और क्या कहेंगे, वही कहेंगे क्या कि आप मेरे चैनल को वही करिए। आप जब यदि नए हैं तो प्लीज़ और प्लीज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्दी 1000 सब्सक्राइबर मेरे पूरने वाले हैं। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज, मेरे जितने सारे व्यूवर्स हैं, सारे वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, कॉपी कलम लेके बैठिए और पूरा देखिए शुरू से अंत तक। और लाइक एक बार जरूर करिए, कुछ कमेंट्स भी कर दीजिए ताकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत पॉजिटिव होता हूँ। और क्या, फिर बाय।